यस, हेलो एवरीवन, फटाफट जुड़ जाइए। क्या मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही है? जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही है? यस, कंफर्मेशन दे दीजिए कि हाँ सर, आवाज़ क्लियर है आपकी। वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। यस, ओके 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 ओके, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर, आवाज़ क्लियर है। चलिए, तो आज शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 और 2। ठीक है, देखिए हर एक टाइमिंग बच्चे फिक्स्ड है। यहाँ का जो टाइमिंग है 5 o'clock है। ठीक है, तो टाइमिंग फिक्स है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो जाता है 5 मिनट, तो आप जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उसको अटेंड करके आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। जल्दी से जुड़ जाओ जितना जल्दी हो सके। चलो, अब मैं शुरू करने वाला हूँ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इस चैप्टर की खास बात क्या है कि इस चैप्टर में आपको सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ही एलिमेंट को बोलते हैं ना, लर्न करना है, समझना है, चीज़ों को देखना है। मैंने फीड में बच्चे 3 चैप्टर के, जो मैंने 3 चैप्टर करा दिए हैं, उन चैप्टर के बोलते हैं ना जो कंटेंट है, या जो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा पीडीएफ है, जो सिनॉप्सिस है, वो मैंने फीड में डाल दिया है। तो आप फीड में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट आपके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, वहाँ से आप अपने रेफरेंस के लिए ले सकते हो। अब आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको एमसीक्यू भी चाहिए, जो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे? अगर एमसीक्यू भी चाहिए तो वो भी मुझे कंफर्म कर दो, तो उसे भी मैं एज अ फीड में फिलअप कर दूंगा कि भाई डाल दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, बच्चों को एमसीक्यू भी मिल जाएगा, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि मतलब एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। चलो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ सर एमसीक्यू भी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो फीड में मैं एमसीक्यू भी डाल दूंगा। ठीक है, वेल प्रिपेयर्ड टाइटल के साथ में डाल दूंगा कि भाई ये चैप्टर का ये एमसीक्यू है। क्लियर है? एमसीक्यू चाहिए, चलो कोई बात नहीं है, फीड में मिल जाएगा। यस, हेलो एवरीवन, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है। चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और 2। तो बिना बोलते हैं ना कि आवाज बिना डिस्टर्ब किए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देख रहा हूँ मैं लाइन में हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या है। तो रेडी हो जाइए फटाफट जितना जल्दी हो सके। क्या सारे के सारे बच्चे रेडी पोजीशन में हैं एकदम? चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। तो जो सबसे पहले मैं कंटेंट में बात करने वाला हूँ, एक मिनट जरा देख लो यहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। हाँ चलो, अब ठीक है बच्चे, अब ठीक है। देखो, आज के चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो आपको याद होना चाहिए कि इस चैप्टर में मेजरली 2 चीज हम देखने वाले हैं। 2 कंसेप्ट हम देखने वाले, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। पहला कंसेप्ट होगा पूरा का पूरा डायहाइड्रोजन। क्या होगा बच्चे? पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ना, वो डायहाइड्रोजन, मतलब ये सिंपल बोल रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड है पहला कंटेंट। जबकि जो दूसरा कंटेंट है ना, उसमें हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट के बारे में स्पेसिफिक करेंगे। ठीक है, चलेगा बच्चे? कोई कंफ्यूजन? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, पहले वो जरा क्लियर करो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। एक बार जरा कंफर्म कर दो कि क्या मैं ऑडिबल हूं। यस, आई एम ऑडिबल। फाइन बच्चे, फाइन फाइन फाइन, ऑल क्लियर, वेरी गुड। अब इस चैप्टर में जैसे मैंने बोला कि हम 2 चीज सीखने वाले हैं। तो पहला मैं आपको बोलने वाला हूं कि जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है इस चैप्टर में, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं? अगर मैं हाइड्रोजन ले लूं, इसका नंबर 1 होता है, हम लिखते हैं इसको 1s1। ध्यान से देखो, पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। और अगर मैं आपको बोलूं कि जो हाइड्रोजन है, इसका पोजीशन क्या होगा पीरियोडिक टेबल में, तो बोलो इसका पोजीशन क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि इसका पोजीशन जो है बच्चे, वो फिक्स्ड नहीं है। क्या इसका पोजीशन फिक्स्ड है? नो,
इसका पोजीशन बच्चे फिक्स्ड नहीं है। हालांकि हमें टेबल में जरूर दिखता है ये ग्रुप 1 के अंदर, बट ये फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों फिक्स्ड नहीं है, ऐसा क्यों? चलो उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना बच्चे, वो 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 है। अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं, क्या करूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं, तब ये बन जाएगा 1s2, जो कि किसके नजदीक बन गया, हीलियम के नजदीक बन गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये हीलियम बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, हीलियम बन जा रहा है। और अगर आप हाइड्रोजन लेते हो जिसका नंबर 1s1 है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तब 1s0 बन जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। लूज करने के बाद हाइड्रोजन जो है कहीं ना कहीं प्लस चार्ज बनाएगा, गेन करने के बाद माइनस चार्ज बनाएगा। इस तरह से जो हाइड्रोजन है बच्चे, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि क्या बोल सकते हैं, गले का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी टेंशन नहीं लेना आप लोग, बहुत जल्दी आ जाऊंगा मैं। तो H+ जो है बच्चे, जो H+ है, बोलो क्या होने वाला है, H+ जो है आपका स्टेबल हो जाएगा। और वो किस फॉर्म में स्टेबल होगा, तो आप बोले कि ये जो है कि ग्रुप 1 में इसको हम रख सकते हैं। सर ऐसा कैसे हो गया ये, क्योंकि आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो 1s1 होता है, देखो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में, 1s1 हाइड्रोजन है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि लिथियम का नंबर कितना होता है, तो 3 होता है। कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, इसको हम लिखते हैं 1s2 2s1। यहाँ पर भी देखो 2s1 आया, यहाँ पर भी 1s1 आया। सोडियम में भी कितना आता है, बोलो, सोडियम का नंबर 11 है। कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो इसमें भी s1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप s1 लेकर आओगे, क्या लेकर आओगे, s1, तो वो ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा बच्चे, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट होगा। बोलो समझ में आया? वापस से रिपीट कर रहा हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं। अगर मैंने ले लिया है 1s1, दैट विल बी हाइड्रोजन। इसी पैटर्न को फॉलो करेगा 1s1 सॉरी 1s2 2s1। ये कौन फॉलो कर रहा है, लिथियम। अब इसको फॉलो करेगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हो गया आपके लिए सोडियम। आप ये देख सकते हैं कि 3s1 2s1 1s1, ये तीनों एलिमेंट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये तीनों एलिमेंट कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि यार ये तो ग्रुप 1 के दिख रहे हैं मुझे। इसी रीजन की वजह से हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, ग्रुप 1 में डाल देते हैं। पहला रीजन समझ में आया, ग्रुप 1 में क्यों जाता है। अब हाइड्रोजन दूसरी जगह पे क्यों जाता है, हाइड्रोजन जो है दूसरी जगह पे क्यों जा रहा है। जैसे हाइड्रोजन है 1, इसको बोलेंगे 1s1। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तब ये क्या बन जाएगा, 1s2 बन जाएगा। इसके बराबर हो गया, हीलियम के बराबर हो गया। अब ये इसको ले लो, फ्लोरीन ले लो बच्चे। फ्लोरीन का नंबर है 9। कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p5। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं तो लास्ट में क्या बन जाएगा, 2p6। इसका मतलब क्या बन गया, ये 2,8 बन जाएगा। 9 क्या बन जाएगा, 2,7 से 2,8 बन गया, जो कि नियोन के बराबर हो गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये हीलियम बन जा रहा है इनर्ट गैस में, और ये बंदा नियोन बन जा रहा है। तो इस हिसाब से जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप नंबर 17 का होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स नहीं होता है। समझ में आया, चीजें क्लियर हो चुकी है बच्चे, यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं बढ़ने वाला हूं अगले कंटेंट की तरफ। जो हाइड्रोजन होता है ना बच्चे, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, बोलो, 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से, तो आपको शॉर्टकट दे देता हूं मैं, PDT, पर्सनल डेवलपमेंट टेस्ट। कैसे याद रखेंगे, पर्सनल डेवलपमेंट टेस्ट चलेगा। अथर्व बच्चे गले का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा बोलते हैं ना, ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। यूट्यूब में भी आपने देखा होगा थोड़ा सा आज में एनर्जी लो रही होगी। तो लो सिर्फ इसलिए नहीं है कि मतलब थोड़ा सा गले को थोड़ा सा बचा के रखना है 1-2 दिन तक, उसके बाद वापस से ठीक हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। पी मतलब प्रोटियम। शायद दिनेश सर का भी स्टार्टिंग में ऐसे हुआ था लेक्चर में, मुझे याद है, ठीक है, क्योंकि फेस नहीं दिखाना होता है। फेस का ऑप्शन फिलहाल अभी आपके बोलते हैं ना ऑडियो की वजह से, कि आपको ऑडियो में अच्छी क्वालिटी आए, इसलिए हम थोड़े से ज़्यादा बोलते हैं ना कि आवाज़ करते हैं ताकि आपको अच्छा रहे, आवाज़ क्लियर आए आपको, ठीक है। और जो बच्चे दूर दराज में नेटवर्क जिनका वीक होता है उनको आवाज़ क्लियर आए, तो हम थोड़ा तेज़ी से बोलते हैं। बट कैसा है कि ये स्टार्टिंग पेज है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है, बट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तो वापस से उस पैटर्न में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। मेरा सिर्फ ये एम है कि आपका
मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। दो चीज बस क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एनर्जी तो मैं अभी बढ़ा सकता हूँ, बट थोड़ा सा 2-3 दिन रुक जाओ आप लोग। चलो बात करते हैं, पी से क्या आएगा, पी से प्रोटियम, फिर डी से क्या आएगा बच्चे, ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम, और टी से याद रखना है ट्रीटियम। ये मैं आपको तरीका बता दिया। पर्सनल डेवलपमेंट टेस्ट एग्जाम में आ गया कि 3 आइसोटोप्स को टिक मार्क करो कौन से हैं, तो आप बोलेंगे कि भाई ये पीडीटी है, पर्सनल डेवलपमेंट टेस्ट, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रीटियम। चलेगा? कोई डाउट है? कोई डाउट है? वेरी गुड। अब देखो जरा, ये जो पीडीटी दिख रहा है ना बच्चे आपको, इसका आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी पता होना चाहिए कि इनमें फर्क क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है। जब मैं बोलता हूँ पीडीटी मतलब प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, पहला तो इनका इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स नंबर जो रहेगा बच्चे सब में एक ही होता है, नंबर 1, ठीक है। पहला पॉइंट कि ये जो है नंबर 1 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर। दूसरी बात, इनका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो चेंज होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज होगा। जैसे कि प्रोटॉन जो होगा बच्चे, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन भी सेम ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन भी आपको एक ही उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक है तो प्रोटॉन भी एक ही रहेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होगा, कैसे? एक में 0, एक में 1, एक में 2, इस तरह से रहेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे में 1 1 1, लेकिन जो मास नंबर है वो ऊपर है बच्चे, 1 2 3। इसका मतलब इसका जो मास होगा वो 1 है। 1 का मतलब क्या हो गया? 1 का मतलब क्या हो गया बच्चे? 1 का मतलब हो गया कि एक ही प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है। क्योंकि मास नंबर जो होता है, जो मास नंबर होता है वो ए एन पी प्लस एन होता है। क्या होता है? पी प्लस एन। पी मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना? 1, एन मतलब 0, तो कितना आ गया? 1। पहले वाले का आ गया। देखो फर्स्ट वाला समझ में आया? पी, पी समझ में आया? चलेगा बच्चे? कोई डाउट है किसी को? चलो, कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं पर भी? यस, परफेक्ट। कोई डाउट है? चलो अब मैं बात करने वाला हूं अगले कंटेंट की, ड्यूटेरियम के बारे में। ड्यूटेरियम में क्या होता है? देखो जब मैं बोलता हूँ ड्यूटेरियम ना, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि ड्यूटेरियम में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। देखो ड्यूटेरियम का नंबर है 1 और 2, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चे? तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, प्रोटॉन भी 1 होगा और न्यूट्रॉन भी 1 होगा। बोलो समझ में आया? तब तो बोलेंगे ना हम लोग मास नंबर इक्वल टू पी प्लस एन, मतलब 1 + 1 विल बी 2। बोलो समझ में आ गया? अब समझ में आ गया एकदम अच्छे से? चलेगा बच्चे? कोई डाउट है? जो लोग पहली बार आए यहाँ पे उनको मैं बता दूं कि मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं। ये पहला लेक्चर नहीं है मेरा। चलेगा? ये पहला लेक्चर नहीं है बच्चे। जो लोग डाउट में पूछ रहे हैं सर पहला लेक्चर है क्या? ठीक है। चलो अब दूसरा देख लो, ट्रीटियम की बात करते हैं बच्चे। ये एकदम इजी है, लोग क्यों डरते हैं ट्रीटियम और इस सबसे? पता नहीं। 1 और 3, तो बोलो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चे? 1 होगा। लेकिन प्रोटॉन कितना होगा? तो प्रोटॉन भी 1 ही होगा, लेकिन न्यूट्रॉन कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है ना बच्चे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम सेम होते, तो जो बच गया वो इलेक्ट्रॉन, जो बच गया वो न्यूट्रॉन। सिंपल। चलेगा? कोई टेंशन नहीं बच्चे, मेरा लेक्चर 6 o'clock को खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो, तो क्या अब हम आगे बढ़े? अगला कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है? अगला कॉन्सेप्ट मैं लेने वाला हूं प्रिपरेशन। हाइड्रोजन को हम बनाते कैसे हैं, उससे पहले कुछ मैंने एमसीक्यू रखा हुआ है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। जरा चेक करो क्या आपको एमसीक्यू दिखाई दे रहा है? एक बार जरा रुक जाओ। इसके पहले कोई और एमसीक्यू है शायद से, मुझे लग रहा है कोई मिस हुआ क्या एमसीक्यू। एक मिनट, एक मिनट। क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने रखा था, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्चुअली छूट गया पीछे। चलो जरा देख लो, ये जो एमसीक्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है? एक मिनट बच्चे। हाँ ये रहा एमसीक्यू, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं?
जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो बच्चे। हाइड्रोजन कंबाइन विद अदर एलिमेंट बाय, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर शेयरिंग करता है, लूजिंग करता है, गेनिंग करता है। मैंने आपको अभी बताया लूज और गेन तो करेगा ही करेगा, हाइड्रोजन शेयर भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे वो डी होने वाला है। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आते हैं चैप्टर की तरफ, टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। जो अगला कंटेंट मैं सिखाने वाला हूं आपको एमसीक्यू के बाद, प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन बोल रहा हूं बच्चे। जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है बच्चे वो रीजॉइन हो जाओ, पहले बाहर निकल जाओ और फिर अपने आप को ज्वाइन करो, ठीक है? तो आपको दिखाई देगा स्क्रीन, टेंशन नहीं लेना। चैप्टर का नाम है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को हम बनाते कैसे हैं। बहुत इजी है। देखो बच्चे यहाँ पे जरा ध्यान दो, जब मैं बोलता हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, इसका मतलब मैं फोकस करूंगा कि जो मेरा H2O कैसे बनेगा। अब H2 बनने का पहला मेथड देखो क्या है, कि जब कभी भी आप कोई मेटल स्पेशली जिंक और HCl मिलाएंगे तो HCl के बीच का बॉन्ड टूटेगा और ZnCl2 बन जाएगा और यहाँ से H2 का स्टॉक के बच्चे बाहर चली जाएगी। अब बाद में इसको मल्टीप्लाई करते हो दो से, वो अलग बात है, बट मेन आंसर बन जाता है H2। ये पहला मेथड हो गया। करेंगे बच्चे, अनम्यूट करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? ये पहला मेथड हो गया। कोई डाउट है किसी को, कहीं पर किसी को कोई डाउट है? देख लो जरा एक बार अच्छे से, चीजें एकदम क्लियर हो रही है? यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो कंटेंट आने वाला है आपका प्रिपरेशन में, वो मैं लेने वाला हूं कि जिंक जो है अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, ध्यान देना जरा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भी बच्चे यहाँ से जो H होगा वो बाहर जाता है, N ये यहाँ से H2 बाहर चला गया और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब नया प्रोडक्ट जो बनेगा वो बन जाएगा Na2 जिंक ऑक्साइड, ऐसा बन जाता है। इसको हम सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। ये आपको फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा होगा ऐसा, आपको डायरेक्टली बस यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ मेथड दिया हुआ है, इनको मिलाओ आंसर बन जाएगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हो रहा है ये सब। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? अगला देख लो, जब आप हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन में जब आप पानी मिलाएंगे तो भी आपको H2 बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बोला मैंने? जब आप हाइड्रोकार्बन का मतलब अल्केन में पानी मिलाएंगे तो भी H2 बनेगा, ठीक है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर, ये तो बहुत बेसिक सा पूछा गया है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर का मतलब होता है अगर मैंने पानी ले लिया है और उसमें अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया, क्या फ्लो किया बच्चे? इलेक्ट्रिसिटी, तो भी क्या होगा? ये H+ और OH में टूटेगा। तो यहाँ से जनरली होता क्या है, ये देखो अगर मैं इसको ऐसे ले लूं और इसमें से बोले कि H2 गैस नहीं, क्योंकि जो देखो यहाँ पे होता क्या है, जब ये H+ टूटेगा ना बच्चे और ये OH- में टूटेगा, तो H+ का मतलब है कि अगर उसको उसका इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वापस से वो H बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो इस तरह से क्या बन जाएगा? H2 बना कि नहीं बना? आ रहा समझ में? तो ये बच्चे होता है आपके लिए कि जो पानी है उसको भी तुम तोड़ सकते हो, पहले वो H+ बनाएगा फिर OH बनाएगा, लेकिन जो H+ है अगर उसको उसका इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर उसको उसका इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो जो है कि आपको कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगा? H2 मिल जाएगा। चलेगा बच्चे? क्लियर है? क्लियर है? नहीं समझा? वापस से देखो, वापस से देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा वापस से देखो, ध्यान दे बच्चे यहाँ पे, वापस से देखो, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, वापस से समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना, ध्यान दो। यहाँ पे मैंने क्या किया, पानी ले लिया, देखो पानी ले लिया, पानी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया, बोलो क्या होगा? ये टूट जाएगा, क्या बन जाएगा? H+ और OH- बन जाएगा। प्लस वाले बंदे लोग क्या करते हैं जरा सोच के बताओ, प्लस वाले बंदे लोग को अगर उनका इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या वो H बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्लियर है? क्लियर है बच्चे? अब बताओ जरा सोचो कि ये H+ जो है वो नॉर्मल H बन गया कैसे? इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। बट हमको तो पता है कि ये H कभी नहीं बनेगा, ये तो H2 बनेगा। इसको H2 कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और OH भी 2 हो गया। ये पूरा जो है कि ऐसे प्रोसेस चलता है, ठीक है? कोई टेंशन नहीं लेना बच्चे, चलेगा? तो इस तरह से बच्चे जो है कि आपका पूरा स्टोरी चलती है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया कैसे बनता होगा ये हाइड्रोजन, कैसे हाइड्रोलिसिस से बनता है? पिक्चर एकदम क्लियर है सबको अभी? चलो जरा देख लेते हैं नोट्स में क्या है। अब नेक्स्ट आने वाला है कार्बन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। कार्बन प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलाएंगे
तो भी हाइड्रोजन आपको क्या होगा, बनता हुआ दिखाई देगा। तो बेसिक रिएक्शन है। देखो C+H2O, तो बच्चे यहाँ पे C+H2O में दिखाई दे रहा है कि ना आपको, CO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CO बन जाएगा, और जो आंसर होगा वो H2 बन जाएगा। बोलो समझ में आया? क्लियर है? दो से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? अरे बच्चे हाइड्रोजन गैस जो होता है वो H2 के फॉर्म में आता है ना बच्चे, तो जब H2 के फॉर्म में आएगा तो कॉमन सी बात है ना, H2 तो हमें लिखना पड़ेगा ना। चलेगा? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंटेंट आने वाला है देख लेते हैं। इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं। तो क्या सारे के सारे बच्चे रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? जल्दी से कंफर्मेशन दे दो कि हाँ सर आप हम रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्या सारे बच्चे रेडी हैं? कंफर्मेशन दो, कंफर्मेशन दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। बस एक मिनट रुक जाओ, मैं ये सब हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे है? चलो एक मिनट, ये सब हमने करा दिया है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है बच्चे। अब शायद आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियरली। सबको दिखाई दे रहा है? कंफर्म कर दो जरा एक बार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये हुई ना बात। ये चैप्टर बच्चे पूरा थियरी है, और ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 बस दो ही एलिमेंट के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है, जिसमें एक हाइड्रोजन पहला कंसेप्ट है, और दूसरा कंसेप्ट है आपके लिए पूरा छोटा सा एकदम बाजू में हल्का सा दिया हुआ है कि भाई क्या हो जाएगा ये। चेक करो क्वेश्चन। हाइड्रोजन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इनर्ट गैस, बराबर इट रिसेंबल्स। तो जरा सोच लो अच्छे से क्या बोल रहा है ये। बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, मैंने देखा है। मार्क करो जरा फटाफट, देख लो अच्छे से इसका आंसर क्या होगा। समझा दो अपने आप को, बता दो अपने आप को कैसे करेंगे इसके साथ, जल्दी से। देखो अब ये तुम्हें समझने वाली बात है बच्चे। बोला है कि हाइड्रोजन एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, बोला है, ठीक है, टू फॉर्म इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनाता है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाता है एक्सेप्ट करने के बाद। तो आपको बोलना है कि ये किसके बोलते हैं ना, किसके मतलब ये होता है किसके बराबर हो रहा है ये। तो देखो एक चीज मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, हेलोजन। बहुत सारे बच्चे बी बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सोर्स आपने देखा होगा बी आंसर वाला, वहां पे वो प्रिंटिंग मिस्टेक वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, दैट इज हेलोजन। हेलो, क्लियर है बच्चे सबको? सबको क्लियर है? नहीं नहीं, माइक ऑफ नहीं किया बच्चे, टेंशन मत लो, ठीक है, माइक ऑफ नहीं किया है, ठीक है। अल्कली मेटल कट होगा, इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई। कैलोजन मतलब होता है 16 ग्रुप, ये तो पहले ही बाउंसर हो गया। अल्कलाइन का मतलब हो गया ये भाई, क्या हो गया हमारे लिए, ग्रुप नंबर 2 बाहर है। हेलोजन क्यों होगा सर? अरे क्योंकि हेलोजन जो होता है, देखो ना यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 1 है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा, इनर्ट गैस। अब ऐसा ही दिमाग तुम चलाओ फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन का नंबर 9 है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तब ये प्रॉपर नियॉन बन जाता है। बोलो समझ में आया? बोलो अब समझ में आया सबको अच्छे से? एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे? चलेगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो उसके पहले, ये क्वेश्चन के पहले हमने यहाँ पे लिखा है केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन की मैं बात करने वाला हूँ, केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान देना बच्चे, जब मैं बोलता हूँ केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो पहला पॉइंट था ना वो हमें बोला गया था कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब दो लोगों को मिलाने पे हाइड्रोजन कैसे बनता है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हाइड्रोजन का अगर मैं किसी के साथ में रिएक्शन करूंगा तो वो कैसे होगा। चलेगा? कोई डाउट है? चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये H2 है, समझो अगर मैं आपसे बोलूँ कि H2 जो है सोडियम से रिएक्ट करेगा तो आपको नहीं लग रहा कि सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा? बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है।
तो यहाँ पे आप देखो जरा फटाफट, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्राइड। दूसरा H2+O2, आप बचपन से पढ़ रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। H2+H2 देखो यहाँ पे, मतलब HX बन जाएगा, सोडियम हाइलाइड। बोलो समझ में आया? तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है आपके लिए CuO, दैट इज कॉल्ड एज कॉपर ऑक्साइड। तो अगर मैं H2 लेता हूँ, ठीक है, सॉरी सिर्फ H2 लेता हूँ और यहाँ पे COO ले लेता हूँ, CuO, तो H2O जो है मेरा बाहर जाएगा और ये कॉपर जो है आपका सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। देखो ये आपका रिएक्शन समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट H2 को अगर मैं Fe3O के अंदर मिलाऊंगा तो पानी बाहर जाएगा और ये मेरा जो है कि Fe बाहर निकल जाता है। ये अच्छा प्रोसेस, इसको हम, ये अपने आप में काफी अच्छा माना जाता है क्वेश्चन कि भाई हाइड्रोजन में हम बोलते हैं ना रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, मतलब हाइड्रोजन जो है कहीं ना कहीं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी काम में आता है। ध्यान से सुनो जरा, वापस से समझो, मेटल को एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। आप टिक मार्क करेंगे हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि बच्चे हाइड्रोजन जो होता है ना, वो बहुत सारों का जो ऑक्सीजन होता है वो अपने पास खींच लेता है, और 99% जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? ऑक्सीडाइज फॉर्म में। इसीलिए जो हाइड्रोजन है वो मेटल जो होता है उसको साफ करने के लिए यूज किया जाता है। कोई समझ में आया? सबको समझ में आया? चलो अब मैं बात करूंगा हाइड्रोजन का पैलेडियम के साथ में रिएक्शन। तो जो हाइड्रोजन है जब उसका रिएक्शन होता है बच्चे पैलेडियम के साथ में, तब जो आंसर बनता है वो पैलेडियम आपका मेटल के फॉर्म में बन जाता है, और जो पैलेडियम 2+ का जो आयन है वो किसके ऊपर चला जाएगा? हाइड्रोजन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, जिससे कि अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन है, जरा ध्यान देना, अभी यह हाइड्रोजन है। अभी जो हाइड्रोजन होता है ना बच्चे, अगर मैं बोलूं कि आपके पास कोई ऑयल है जो कि लिक्विड फॉर्म में, ध्यान से देखो जरा, जो हम खाना बनाते हैं ना घर में उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये ऑयल है जो लिक्विड फॉर्म में है। अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, मतलब अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन मिला दूं इस ऑयल के अंदर, तब ये ऑयल जो है बच्चे प्रॉपर फैट बन जाता है। क्या बन जाता है? फैट बन जाता है। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यार ये जो ऑयल है जो लिक्विड फॉर्म में वो फैट बन गया, मतलब कि वनस्पति ऑयल गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट। वनस्पति ऑयल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फैट, मतलब वनस्पति घी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि भाई वनस्पति घी कैसे बनती है, तो आप टिक मार्क करेंगे वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करके। चलेगा? कोई डाउट है बच्चे किसी को कोई डाउट है कहीं पर भी, कोई कंफ्यूजन? यस, हर एक चीज एकदम क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? बहुत अच्छे। लास्ट कंटेंट है कि भाई हाइड्रोजन को जब हम CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलाते हैं, देखो जरा यहाँ पे, ठीक है, ओलेफिन मतलब जनरली आप बोल सकते हो कि अल्किन के प्रेजेंस में तो अल्डिहाइड बनता है, और अल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं मतलब वापस से H2 मिलाते हैं, अल्कोहल बनता है। ये आपने किया हुआ है, आपको याद है, ठीक है। अल्डिहाइड का रिडक्शन पे हमेशा याद रखना, अल्कोहल बनता है। कैसे बनता है? ये देखो, ये रहा आपके पास अल्डिहाइड, ये देख रहे हैं, यहां से आपने क्या किया, H यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तो बोलो क्या मिल जाएगा? RCH2OH, ये मिल जाएगा आपका वेल प्रिपेयर्ड प्राइमरी अल्कोहल। तो क्या समझ में आ रहा है बच्चे? ऑयलेफिन का मतलब क्या होता है? ऑयलेफिन का मतलब अल्कीन। कई बार MCQ में यही पूछा गया है, ऑयलेफिन चारों में से कौन सा है? तो जो डबल बॉन्ड होगा बच्चे उसी को रिपीट कर देना, उसी को टिक मार्क कर देना, मतलब चलेगा बच्चे? कोई डाउट है किसी को? कोई कंफ्यूजन? बहुत अच्छे। तो अल्कीन का मतलब ऑयलेफिन का मतलब अल्कीन। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ठीक है, ये हाइड्रोजन का जो पार्ट है ना बच्चे वो खत्म हुआ। इसके बाद आपको यूजेस आता है हाइड्रोजन का, जो आपको बेसिकली अब बोलते हैं एक जनरल इंफॉर्मेशन है, एकदम जनरल सा इंफॉर्मेशन। जिससे अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन का यूज कहाँ पे होता है, तो क्या आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन जो है, सुनो पहले जरा, क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि हाइड्रोजन का यूज मैं फ्यूल के फॉर्म में कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हाइड्रोजन जो होता है बच्चे रॉकेट में यूज किया जाता है। आपको पता होगा कि जो रॉकेट होता है ना उसमें हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। जो हाइड्रोजन है इसके अलावा और कई बहुत जगह पे किया जाता है। जैसे कि अभी आपने बोला कि वेजिटेबल जो ऑयल होता है, अब वेजिटेबल ऑयल से अगर आप फैट बना रहे हो तो बच्चे कहीं ना कहीं वो भी तो यूज ही हुआ। अरे वो भी तो यूज हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है, बहुत अच्छे। फिर जो हाइड्रोजन होता है, अगर उसके अलावा अगर आप बोलेंगे नहीं सर इसके अलावा भी कुछ आप यूजेस बताओ, तो आप हाइड्रोजन जो होता है बच्चे वो हम HCl बनाने के लिए, और बाद में एक हैबर प्रोसेस करके होता है जिसमें हम N2 के साथ में H2 मिलाते हैं। ध्यान देना जरा, N2 + H2 जब लेते हैं ना बच्चे तो NH3 बनता है।
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैबर। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दो। प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, हैबर प्रोसेस लिखने के लिए नहीं आएगा। हैबर प्रोसेस में आपको ये पूछा जाएगा कि भाई जब हम नाइट्रोजन और अमोनिया को मिलाते तो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते तो अमोनिया बनता है, दैट इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस। लेकिन हाइड्रोजन का जो यूज है वो इन चारों में से कौन से प्रोसेस में होता है, समझ में आया? तो 4 प्रोसेस आपको अलग अलग दे देंगे, लाइक आपको हैबर दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, तो इस तरह से आपको देंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हैबर प्रोसेस होता है उसमें अमोनिया बनता है H2 की मदद से। क्या क्या यूजेस मैंने बताए, पहला तो आप बोल सकते हो कि भाई वो हैबर प्रोसेस वाला ही बोल दो। दूसरा आप बोल सकते हो कि वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बन जाता है। तीसरा जो पॉइंट आपको मैंने बोला, रॉकेट फ्यूल के लिए इसका यूज कर सकते हैं। याद रखना रॉकेट फ्यूल, ऑफ कोर्स हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन। जो लोग कंफ्यूज है सर कौन सा हाइड्रोजन, उनका मैं बता दूं कि लिक्विड हाइड्रोजन चलेगा, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हम बोलते हैं कि इसका यूज हम करते हैं मिथेनॉल बनाने के लिए। आपने सुना होगा साइन गैस, वाटर गैस। देखो क्या होता है, जब मैं CO और H2 को बच्चे आपस में मिलाता हूं, इनके मिक्सचर को हम बोलते हैं साइन गैस। क्या बोलते हैं? साइन गैस बोलो या वाटर गैस बोलो, क्लियर है? साइन गैस बोलो या वाटर गैस बोलो। अब जब इन दोनों को मिलाएंगे ना, तब जो है यहां से क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। देखो H कितना है, 3 यहाँ पे, यहाँ पे 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा आंसर बन जाएगा। इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। बोलो कोई कंफ्यूजन है? बोलो कोई कंफ्यूजन है? ब्रेकआउट लूंगा बच्चे, ब्रेकआउट लूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अरे बच्चे पहले टॉपिक तो पढ़ा लेने दे मुझे, फिर तो बनेगा ना आपको ब्रेकआउट। टेंशन क्यों ले रहे इतना? थोड़ा सा गले का तकलीफ है यार, तुम लोग एनर्जी कम मत समझो मेरा, ठीक है? चलो, तो ये इसके यूजेस थे। तो क्या हाइड्रोजन का जो पार्ट है बच्चों वो एकदम क्लियर हो चुका है? जो हाइड्रोजन का पार्ट है शॉर्टकट में एकदम पूरा क्लियर हो चुका है। अब स्टार्ट होने वाला है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा एकदम, लगेगा आपको कि हाँ सब कुछ चीजें एकदम क्लियर चल रही हैं, कोई कंफ्यूजन जैसी चीज नहीं रहेगी आपको अगर आप सुनेंगे ध्यान से। तो ध्यान से देखते चलो। क्लासिफिकेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से स्क्रीन के ऊपर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट जरा देर देख लेते हैं कि ये ऑप्शन भी है, तो हम जरा देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ बच्चे, मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ, बहुत से लोग हैं तो मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, टेंशन मत लो आप। एक मिनट, एक मिनट बच्चे, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही, जरा चेक करो एक बार, कंफर्म कर दो एक बार जरा, मेरी आवाज आ रही कि नहीं। यस एवरीवन, कंफर्म कर दो एक बार, कंफर्म करो बच्चे, क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? कुछ पता नहीं आप लोग चैट में कुछ लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? अच्छा क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर, ठीक है ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, करता हूँ बच्चे, मैं अनम्यूट करता हूँ, टेंशन मत लो। थोड़ा सा कंटेंट जरा सिखा दो तो आप लोगों को भी क्या थोड़ा मजा आ जाएगा कि हाँ कंटेंट हो चुका है, अब अनम्यूट करने में मजा आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। देखो करना क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। सर ये एस ब्लॉक एलिमेंट कैसे क्लासिफाई हुआ है? एस ब्लॉक एलिमेंट बच्चे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। किसमें? 2 पार्ट में। पहला है ग्रुप 1, दूसरा है ग्रुप 2। ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन कौन है? अगर मैं हाइड्रोजन को इंक्लूड कर लूं तो की बात कर रहा हूं, अगर मैं हाइड्रोजन को इंक्लूड कर लूं तब जो कौन कौन से बंदे लोग आएंगे, देखो यहाँ पे तब आएगा, मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ आपको। ग्रुप 1 के एलिमेंट जो हैं बच्चों कौन कौन आ सकते हैं, तो ग्रुप 1 में आएगा HLINA KRBCS। देखो यहाँ पे, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम हलीना है, क्या है बच्चे? छोटी सी बच्ची का नाम हलीना है। उस हलीना का किसी ने रिबन बेल्ट तोड़ दिया। रिबन बेल्ट क्या क्या बच्चे? किसी ने तोड़ दिया मतलब फाड़ दिया, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे? जो जैसे उस बच्ची का रिबन बेल्ट किसी ने तोड़ दिया, तो वो बच्ची जो है अपने टीचर को बताती है कि मेरा रिबन बेल्ट किसी ने तोड़ दिया, फाड़ दिया, ठीक है? यस, रिबन बेल्ट मतलब फ्रेंडशिप जैसा ही होता है, ठीक है? किसी ने तोड़ दिया तो वो टीचर उसको बोलती, टीचर क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि हलीना का रिबन बेल्ट किसने, और नीचे आ जाएगा FR मतलब फाड़ा,
फाड़ा मतलब इसने तोड़ा, फारा, फारा, फारा मतलब फ्रांसियम यहाँ पे। बोलो समझ में आया? बाकी बच्चे आपकी मर्जी है, जो ट्रिक आपको यूज करना है कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। तो क्या बोलेंगे आप, हलीना का रिबन बिल्ड किसने फाड़ा, मैं इस तरह से आपको समझा रहा हूँ। ग्रुप नंबर 2 देख लो जरा, ग्रुप नंबर 2 देख लो, फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा इसका। सबसे पहले ग्रुप नंबर 2 क्या होता है, ग्रुप नंबर 2 में जरा देख लो। देख लो, ये सब आपने 10th में किया होगा, ये सब बच्चों वाले सब है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी, क्या बोल रहे हैं, सही है, इजी है, तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर, भाई कार मांगेगा तो स्कूटर मांगेगा, दोनों में से एक ही मांगेगा, दोनों नहीं मांगेगा, ठीक है। दोनों मांगेगा तो फिर पिताजी बोलेंगे स्कूटर ही ले ले फिर तू। तो बेटा मांगे कार सेंट्रो, ऑप्शन दो ही मत पिताजी को, बोला भाई सेंट्रो कार चाहिए, खत्म बात। स्कूटर बोलेंगे तो पिताजी बोलेंगे स्कूटर ही ले ले फिर तू, है कि नहीं, एग्री, डिसएग्री, एग्री, चलो अच्छी बात है, पिताजी बहुत अमीर है बिल्कुल सही, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से ये जो दो एलिमेंट आपको याद हो गए, बट आपको एलिमेंट्स याद रखने के अलावा और भी बहुत सारे काम है इसके अंदर, कौन से, चलो दिखाता हूं मैं। देखो यहाँ पे अगर आप ग्रुप नंबर 1 की बात करेंगे तो आपने देखा कि लिथियम, ये इस तरह से एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है। और अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करके ग्रुप नंबर 2 अगर मैं लिखूं तो यहां से देखो इसके आगे आएगा Be, इसके आगे आएगा Mg, Ca, राइट। देख लो एक एक चीज जरा देख लो, यहाँ पे आ जाएगा Ba, एक मिनट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, परफेक्ट हो गया, चलेगा। ये इस तरह से मैचिंग होने वाली है बराबर। यहाँ पे एक Fr लिख लेता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यानी Fr है बच्चे, बट आप याद रखना Fr और Ra ये दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इनको हम रिएक्शन में ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको क्या मुझे समझाना है कि नंबर के बारे में बताना है। हाइड्रोजन बच्चे खत्म हो गया, जो लोग सोच रहे हाइड्रोजन कहाँ गया, अरे बच्चे हाइड्रोजन खत्म हो गया, हाइड्रोजन छोटा सा पार्ट था यार इस चैप्टर में, ठीक है। बोलो लिथियम का नंबर कितना है, 3, अगर इसका 3 है तो इसका ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा बच्चे, एक नंबर आगे बढ़ा दो। इसका कितना है 11, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, इसका ऑटोमेटिक 12 हो जाएगा। इसका कितना है 18, सॉरी 19, इसका कितना होगा ऑटोमेटिक 20 हो जाएगा। इसका कितना है जरा चेक कर लो, इसमें 18, 19 में 18 ऐड करो, कितना हो गया 37, ये 37 होगा तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 38 हो जाएगा। बोलो समझ में आया, ये कितना होगा 37 में आप वापस से 18 ऐड कर दो, कितना है बच्चे चेक करो 55, तो ये 55 होगा तो ये 56 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब 55 में 32 ऐड करो। जो लोग कंफ्यूज है कि सर ये सब आप कैसे कर रहे हो, उनको समझाता हूं मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान दो, यहाँ पे ये चीज तो समझना है आपको, अरे इसीलिए तो तुमको यहाँ पे बुला रहा हूं मैं, ध्यान दो जरा सब लोग। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, बहुत ईजी है मेरे भाई। क्या करते हैं मालूम है कि हमेशा ना 2,8,8,18,18,32 का पैटर्न फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 2 नंबर तो गया क्योंकि हाइड्रोजन से लिथियम, हाइड्रोजन 1 था लिथियम 3 था, ऑलरेडी वो 2 यूज हो गया, समझ में आया। अब क्या बचा, अब 3 से 8, फिर 8 से 8, मतलब 3 से 8 11, 8 से 8 11 से वापस 8 19, अब 19 से 18 ऐड कर दो और जो भी नंबर आएगा उसमें वापस 18 ऐड करो और लास्ट में जो नंबर आएगा उसमें 32 ऐड करो, समझ में आया। बस यही याद रखना है बच्चे, यही याद रखना है। 99% बच्चे लोग को नहीं पता चलता है 2 8 8 18 18 32 नहीं पता चलता है। फिर उन लोग को क्या लगता है मालूम है, उनको लगता है कि यार हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद करना है, हमको नंबर भी याद करना है, हमको सब कुछ याद करना है, पता नहीं केमिस्ट्री याद क्यों करने के लिए बना है, सब रट्टा मारना है। अरे यार वापस से बता रहा हूँ, वापस से बता रहा हूँ, काजल बच्ची ध्यान दे, यहाँ पे क्या करना है देखो जरा, यहाँ पे 2 8 8 18 18 32, बस ये याद रखो 2 8 8 18 18 32 चलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये 2 वाला पार्ट तो खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि हमको हाइड्रोजन से लिथियम जाना होता है।
अब हाइड्रोजन हमने लिया नहीं तो छोड़ दो उसको। अब 8 पहले एलिमेंट से, मतलब लिथियम से जब तुम बेरिलियम की तरफ जाओगे, सॉरी लिथियम से जब तुम सोडियम की तरफ जाओगे, तो लिथियम से सोडियम जाते समय कितना ऐड करोगे? 8 ऐड कर देना। सोडियम से पोटेशियम जाते समय कितना ऐड करोगे? वापस 8 ऐड कर देना, कट कर दो इसको। पोटेशियम से आगे जाते समय क्या करोगे? वापस 18 ऐड करना, कट कर दो। वापस आगे जाते समय 18 ऐड करना, फिर 32 ऐड करना। समझ में आया? अब क्लियर है बच्चे? क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं बताने वाला हूं ऐसे ही 32 ऐसे ही आप ग्रुप नंबर 2 के लिए भी करेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कैल्शियम 20 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हालांकि ये मैंने मेरे लेक्चर में ऑलरेडी सिखाया हुआ है, बट आज आप लाइव लेक्चर में मुझे देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो, सुन रहे हो, देख नहीं रहे हो, मेरे स्लाइड को देख रहे हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम बनाते कैसे हैं। देखो ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बच्चे? 1 2 3 4। इनको क्या करेंगे हम? वो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। इसका मतलब हुआ कि ये इनका स्टार्टिंग ऑर्बिटल है। एस का स्टार्टिंग 1 होता है, पी का स्टार्टिंग 2p होता है, डी का स्टार्टिंग 3d है, एफ का स्टार्टिंग 4f है। ये सब उनके स्टार्टिंग ऑर्बिटल है। और इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे बुक में ऐसे ऐसे लाइनिंग दी गई है, जो आपके बुक में ऑब्वियस होगी, इस तरह से लाइन दी गई है, उस लाइन का हमें क्या करना है बच्चे? यूटिलाइजेशन करना है। कैसे करना है यूटिलाइजेशन? यहाँ पे 1s लिखो और उसको नीचे लेके आ जाओ, 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। 2 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ना, ज्यादा नहीं, 2 लाइन। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 2p शुरू करो। क्यों सर 2p क्यों लेना है? अभी मैंने आपको बताया ना पीछे, देखो यहाँ पे पीछे मैंने क्या बताया, s के बाद 2p आता है, 2p के बाद 3d, 3d के बाद 4f। चलेगा? ये पैटर्न याद रखो बस। बोलो क्या होगा यहाँ पे? 2p 3p 4p 5p 6p 7p। फिर यहाँ से 2 लाइन छोड़ दो। चलेगा? फिर बोलो क्या आएगा? जल्दी बोलो। 3d 4d 5d 6d। फिर 2 लाइन छोड़ दो, 4f 5f। अब हर एक लाइन में राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ, राइट से लेफ्ट की तरफ हर एक लाइन को फॉलो करो। आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से मिल जाएगा। ये ऑफ प्रिंसिपल जैसा ही है, बट ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। ऑफ प्रिंसिपल बहुत डेंजर लगता है, क्योंकि उसमें क्रॉस कनेक्शन करना पड़ता है और वो होता नहीं है। जो सच है वो बता रहा हूँ मैं। इसलिए ये मैंने अपना पैटर्न बनाया हुआ है काफी प्रैक्टिस के बाद, और ये आज नहीं बनाया मैंने कि आपको आज लेक्चर लेना, तो मैंने आज बना लिया। काफी दिनों से टीच कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि जब बैठा था मैं स्टार्टिंग में टीचिंग फील्ड में, जब मैं आया था, तो मैं इसके ऊपर इस ट्राई कर दिया कैसे बनाऊं कि बच्चों को इजी लगे। क्योंकि ऑफ प्रिंसिपल तो बुक में दिया है बच्चे, वो तो कोई भी टीचर आपको बुक बोलेगा, बोलेगा ऐसे से ऐड कर लो। अरे मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। बुक में जो लिखा है वही अगर मैं बताऊंगा तो मतलब क्या है? अब ये वाला ट्रिक इजी है ना आपके लिए। कुछ आपको मैचिंग ऑफ प्रिंसिपल पता ही ना आपको, ऐसे से मैचिंग करनी पड़ती है, और वो होता भी नहीं है। ऐसे ऐसे से मैचिंग करनी पड़ती है, जो होता भी नहीं है। जो सच है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है? आंसर लिखने के लिए अलग बात है, आंसर लिखने के लिए अलग बात है कि ऑफ प्रिंसिपल आ गया तो आपने कर लिया। बट रियलिटी में इतना मुश्किल ट्रिक मतलब आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी अगर आप ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो, और कभी कभी गलत भी हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट भी होगा सबसे अच्छा। इसीलिए मैंने ना इसको उल्टा करके थोड़ा सा ट्राई किया। और ये बच्चे एक दो बार में नहीं आया था। अगर जब मैंने शुरुआत किया था टीचिंग की, तो मैं ये सब जब बना रहा था ना, 40 45 बार मैंने इसको लिखा था। आप ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, ऑफ प्रिंसिपल से ही मैंने लिया है। मतलब ऑफ प्रिंसिपल को देखा तो मैं बोला यार इसको ऐसा कुछ करो कि थोड़ा बच्चों को इजी हो जाए, उस तरह से मैंने किया था, ठीक है? अब देखो जरा अगला जो कंटेंट आने वाला है काफी इंटरेस्टिंग है, कि भाई हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप तुम किसी का भी लिख सकते हो, आपको ये नहीं पूछेगा सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। मैंने बोल दिया राइट से लेफ्ट फॉलो करो, मजा आ जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं। मतलब बोलते हैं ना एकदम धमाल। और ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए यूज नहीं होने वाला है, अरे सारे चैप्टर के लिए यूज होने वाला है, सारे चैप्टर के लिए। जितने चैप्टर के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, सबके लिए यूज कर डालो। अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, कि ग्रुप नंबर 1 की कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है। मतलब अगर मुझे ग्रुप नंबर 1 का प्रॉपर्टी हुआ तो क्या होगा। चलो उससे पहले जरा मैं ब्रेकआउट ले लेता हूँ। बच्चे मुझे याद दिला रहे सर ब्रेकआउट, सर ब्रेकआउट। मैंने बोला ठीक है, ब्रेकआउट भी ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो क्या सारे बच्चे ब्रेकआउट के लिए रेडी हैं? ब्रेकआउट में एक तकलीफ मुझे मैंने देखा यार, कि बच्चों बोल रहे हैं कि मुझे दिखता नहीं है क्वेश्चन। वो जरा मुझे थोड़ा सा तकलीफ वाला हो जाता है मेरे लिए। ऐसा कैसा हो जाता है बच्चों को दिखता नहीं है? चलो, काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। टाइमिंग मैंने सेट कर दिया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चे।
यस, टाइम समाप्त होने वाला है, तो जल्दी से अलर्ट हो जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 52% लोगों ने सही आंसर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। देखो प्रोटियम का दूसरा नाम हाइड्रोजन भी होता है, इस बात का ध्यान रखना। प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन। तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, ये बात गलत है बच्चे। सिर्फ ट्रिटियम होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सब रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि सर ऑप्शन नहीं दिख रहा था। बच्चे अब इसमें थोड़ा टेक्निकल टीम को मैं पूछता हूँ, मैंने बोला भी है, मैसेज आपका डाल दिया है, ठीक है। बहुत जल्दी अगर कुछ होगा तो करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। चलो हम जरा देखते कि हम कहाँ तक पहुंचे थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। तो हम जो है पहुंच चुके थे, अब हम नेक्स्ट स्लाइड तक जाने वाले हैं। जरा देख लेते हैं कौन सी स्लाइड तक हम पहुंचे थे। ठीक है, ये अभी ऐसा क्यों हो रहा है, एक मिनट जरा, एक मिनट। थैंक यू नहीं आया बच्चे, कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली इसके अंदर ना स्लाइड ऑटोमेटिक आगे चला जा रहा है। चलो, तो मैंने आपको ये दिखा दिया, चलेगा? आवाज आ रही है बच्चे? अभी आवाज आ रही है, जरा चेक करो बस बच्चे। चलो, अब बात करने वाले हैं एलिमेंट का। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आ गया, तो अब हम बात करने वाले हैं नए कंटेंट की। नया कंटेंट क्या है जरा देख लो, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है नया कंटेंट। जो अगला कंटेंट है ना बच्चे, वो होने वाला है पीरियोडिक ट्रेंड्स। सर ये क्या होता है? यानी यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप बोलते हो ग्रुप 1 के एलिमेंट बेरिलियम, ग्रुप 1 के एलिमेंट, सॉरी लिथियम लेता हूं पहले मैं। लीना का रिबन बिल्ड किसने फाड़ा, ठीक है। तो आप सोचो, अगर मैं लिथियम की बात करता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एटॉमिक रेडियस कहां से कहां बढ़ता है, सोच के बताओ फटाफट। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज कहां से कहां बढ़ेगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चे। टॉप टू बॉटम, वेरी गुड। टॉप टू बॉटम क्या होगा, साइज बढ़ेगा, बहुत अच्छे। लिथियम से फ्रांसियम का साइज बढ़ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहां से कहां बढ़ेगा, सोच लो फिर आंसर देना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा कि बढ़ेगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ फटाफट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाला एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाला एनर्जी बच्चे नीचे जाने पे कम लगता है। कम क्यों लगता है? कम क्यों लगता है, जल्दी बोलो। क्योंकि उसका साइज बच्चे क्या होता है, बढ़ जाता है। तो नीचे जाने पे साइज बढ़ गया, और अगर साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान हो जाता है। इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इसीलिए आगे जाने के बाद जो आयनोशन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है बच्चे, ऑटोमेटिक जो है कि क्या होता है, कम हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एडिशनल ऑर्बिटल्स ऐड होते हैं, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलो, इसके बाद अगर मैं बोलूं कि जो ग्रुप नंबर 2 है वो भी यही पैटर्न दिखाएगा, कॉमन सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। अब जरा सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि ग्रुप नंबर 1 का जो एलिमेंट है और ग्रुप नंबर 2 का जो एलिमेंट है, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। इसके एलिमेंट को अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं, मतलब यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे बेरिलियम, फिर यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ देखो, ये इस तरह से बच्चे, सब एलिमेंट नहीं लिख रहा हूं मैं, थोड़ा ही लिख रहा हूं। अब जरा इसमें देखो रिलेशन, जरा देखो डायगोनल बच्चे कौन मैच कर रहा है, डायगोनली जरा चेक करो कौन मैच कर रहा है। लिथियम किससे मैच कर रहा है, जरा चेक करो, डायगोनली बोल रहा हूं मैं, डायगोनली किससे मैच कर रहा है, एमजी से मैच कर रहा है, बहुत अच्छे। तो ऐसा देखा गया, जब रिसर्च हो रहा था, जब चीजें चल रही थी, तो बच्चे ऐसा देखा गया कि लिथियम जो है ना, वो डायगोनली मैग्नीशियम के बराबर दिख रहा था। बराबर मतलब मैग्नीशियम के प्रॉपर्टी जैसा बिहेवियर दिखा रहा था। इसीलिए ऐसा बोला गया कि यार लिथियम और मैग्नीशियम, ये दोनों बंदे जो हैं कहीं ना कहीं अपने अपने ग्रुप में दोनों जो है कि सेम नेचर दिखा रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच होगी, इस ग्रुप के मैग्नीशियम से मैच होगी। इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं बच्चे, डायगोनल रिलेशनशिप, चलेगा। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, यहां तक क्लियर हो गया, डायगोनल रिलेशनशिप, चलेगा। अब देखो इसके आगे ग्रुप नंबर 3 ले लो आप, ग्रुप नंबर 3 ले लो। ग्रुप नंबर 3 इसके आगे कौन आता है बच्चे,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर कौन है नीचे, एल्यूमिनियम। तो बोलो बेरिलियम का मैचिंग किससे होगा, जरा चेक करो, बेरिलियम किससे मैच करेगा, डायगोनल, डायगोनल की बात करो, डायगोनल की बात कर रहा हूं। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, डायगोनल के टर्म में अगर हम जाएंगे तो बेरिलियम एल्यूमिनियम से मैच करेगा। वेरी गुड, एमसीक्यू में आया हुआ है कि बेरिलियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप वो किससे होता है, तो एल्यूमिनियम टिक मार्क करना, और लिथियम का किससे होता है, तो मैग्नीशियम टिक मार्क करना। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है किसी को, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप में कुछ चीजें होती हैं जो ऑब्वियस आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि डायगोनल रिलेशनशिप की बात करूं, तो आपको मैं बता दूं कि जो लिथियम होता है बच्चे, लिथियम जब कभी भी रिएक्शन करता है एयर के साथ में, तो वो ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाता है, और यही काम मैग्नीशियम भी करेगा, ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाता है, चलेगा। जबकि ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के बाकी एलिमेंट जो है कि वो प्रॉपर ऑक्साइड नहीं बनाते, बल्कि वो ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो याद कर लो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है आपके लिए। अगर मैं बोलूं कि लिथियम का रिएक्शन ऑक्साइड से कर दो तो क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे LiO2 बनेगा, मतलब ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सोडियम का रिएक्शन O2 से कर दो तो क्या बनेगा, तब आप बोलेंगे Na2O2 बनेगा, मतलब ये सोडियम पेरोक्साइड बन जाएगा। अगर मैं बोलूं कि पोटेशियम का ऑक्साइड O2 से कर दो तब क्या बनेगा, तब K2 बनेगा बच्चे, इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। ये थियरी चैप्टर है भाई, टेक्स्ट बुक लेके जरा रीड कर लेना एक बार। मालूम पड़ा कि बोलेंगे सर टेक्स्ट बुक में कुछ समझ नहीं रहा है, अरे ये चैप्टर बच्चे थियरी है, पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है। मतलब ये चैप्टर ना उनको जल्दी आएगा जो लोग 10th में पीरियोडिक टेबल अच्छे से किए रहेंगे थोड़ा बहुत। ये चैप्टर में आपको बहुत बेसिक बेसिक चीजें दी गई हैं, आया समझ में। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने वाले क्या, कुछ नहीं है इसमें ऐसा। सब पूछेंगे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ठीक है, या फिर जो मैंने बताया आपको एनोसेंट थेरेपी क्या होता है, ठीक है। बोरिंग चैप्टर नहीं बोलूंगा मैं, इतना बोरिंग भी मत बोलो आप, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा थियरी चैप्टर है ये मैं बोल सकता हूँ कि थियरी है, और इसमें यूजेस है जो आपको करने पड़ेंगे, चलेगा। अब जरा देख लो आगे क्या आने वाला, डायगोनल रिलेशनशिप सबको क्लियर हो चुका है। डायगोनल Na2O2 मतलब बच्चे सोडियम पेरोक्साइड, Na2O2 मतलब सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है। सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ज्यादा ऑक्सीजन वाला, जैसे KO2 क्या है मेरा, सुपर ऑक्साइड है, चलेगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कंटेंट क्या आने वाला है। जो अगला कंटेंट आने वाला है बच्चे आपके लिए, जरा देख लो यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एस ब्लॉक मैंने आपको करा दिया है, ये पूरा डिटेल। एस ब्लॉक 2 पार्ट में डिवाइड है, ग्रुप नंबर 1 जिसको हम अल्कली बोलते हैं, ग्रुप नंबर 2 जिसको हम अल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी करा दिया, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं इसी के बेस पे जो मैंने अब तक कराया है। तो क्या आप इसका आंसर बता पाएंगे, सोच के बताना जल्दी से। ये तो इजी लग रहा है यार, ग्रुप 1 ग्रुप 2 का एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहां पे होता है, बहुत इजी आंसर है, कहां पे होता है बच्चे, लेफ्ट में होता है, क्योंकि टेबल आपने देखा होगा यहाँ पे इस तरह से, तो यही कहीं पे होता है लेफ्ट में, सही बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब जरा समझ लो, अगर ये क्वेश्चन आएगा तुमको, क्वेश्चन नंबर 4, क्या टिक मार्क करोगे, जल्दी से बताओ तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अमंग्स अल्कली मेटल केटायन डैश हैज द स्मॉलेस्ट साइज, कौन है जिसके पास सबसे साइज बहुत ही कम होता है, जिसका साइज बहुत ही कम है। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ए आंसर बिल्कुल सही है बच्चे, ए आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि लिथियम जो होता है अपने आप में स्मॉलेस्ट नेचर दिखाता है, स्मॉलेस्ट साइज का नेचर दिखाता है, बिल्कुल सही। चलो अब आते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, जिसकी मैं बात कर रहा था। एनामोलस का मतलब ये अलग क्यों है, मतलब ये लोगों से अलग क्यों है, तो अलग क्यों है देखो मैंने रीजन बता दिया। लिथियम जो होता है बच्चे, जब ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो वो ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाएगा, बाकी लोग ऐसा नहीं करते हैं। लिथियम कार्बोनेट को जब हम तोड़ेंगे तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जबकि बाकी में ये बिहेवियर देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि बेरिलियम की प्रॉपर्टी बताओ, बेरिलियम याद है कि नहीं आपको, मैंने आपको बोला कि यार बेरिलियम भी क्या करता है, जरा बोलो, बेरिलियम भी एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, कहां पे दिखाता है बच्चे, अपने ग्रुप में दिखाता है, और किससे मैच करती है इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी जो है ये एल्युमिनियम से मैच करती है, क्लियर है सबको, एनोमलस बिहेवियर। जरा देख लो यहाँ पे बेरिलियम क्या होगा, बेरिलियम जो एक अच्छा लेविस एसिड होता है पहली बात, ठीक है। बेरिलियम जो होता है बच्चे क्या होता है, एक अच्छा लेविस एसिड होता है, साथ में सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब इससे हमें यह पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब है कि बेरिलियम से बनने वाले कंपाउंड जनरली
कोवेलेंट बॉन्ड वाले होंगे, जो कि अगला लाइन लिखा भी है, देखो ध्यान से, कोवेलेंट कंपाउंड दिखाई दिया। और बेरिलियम से बनने वाले ऑक्साइड क्या होंगे बच्चे, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी? अब देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ग्रुप 1 का देख लेते हैं। रिएक्टिविटी के बारे में देख लो। अगर आप अल्कली मेटल लेते हो ग्रुप 1 के एलिमेंट, तो अगर आप उसका ऑक्साइड करेंगे ना, तो बच्चे आपको इस तरह से मिलेगा, सुपर ऑक्साइड मिलने वाला है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? और सोडियम क्या बनाएगा, पेरोक्साइड। मैंने आपको पीछे बताया भी था। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको, चलेगा। दूसरा, अगर मैंने मेटल को किससे मिला दिया, H2 से मिलाया, तो क्या बन जाएगा, हाइड्राइड बन जाएगा। तीसरा, अगर H2 का तो क्या बन जाएगा, मेटल के साथ में हाइलाइट मतलब सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल देख लेते हैं ग्रुप 2 के लिए। काफी ज्यादा है लेकिन है इजी। अगर मैं मेटल लेता हूं अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला, ये नोट्स मैं अपलोड करने वाला हूं। इस नोट्स को मैं फीड में करूंगा बच्चे, टेंशन मत लो। सुपर ऑक्साइड जो लोग पूछ रहे हैं क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी में उसमें ऑक्सीजन रहेगा। ज्यादा क्वांटिटी में क्या रहेगा बच्चे, ऑक्सीजन रहेगा। चलेगा? देखो मेटल पे अगर मैं O2 मिलाता हूं, मेटल मतलब जो मेरा मेटल है अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो बच्चे क्या बनेगा, वो ऑक्साइड बनाएगा। दिख रहा है कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि बच्चे यहाँ का मेटल ना वो 2+ होगा और ऑक्साइड भी 2- होता, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर बन जाएगा MO। ये MO देखिए कंफ्यूज मतलब सर ये MO कहाँ से आ गया? क्लियर है? नाइट्राइट में क्या होगा, M2+, बट नाइट्राइट का N3-, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बन जाएगा M3N2। अगेन O2 लेंगे तो मेटल ऑक्साइड और पेरोक्साइड दोनों बन सकता है, डिपेंड करता है। प्योर ऑक्सीजन अगर आप लेंगे तो, एयर से लेंगे तब नहीं, प्योर ऑक्सीजन लेंगे तो। और अगर मैं H2O मिला दूं तो ये हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 गैस बाहर जाएगा। और अगर मैं सिर्फ H2 मिलाऊं तो मेटल का हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, मेटल का हाइड्राइड बन जाएगा। क्लियर है सबको? आवाज एकदम आवाज मेरी अच्छी से आ रही है? बहुत जल्दी मैं अनम्यूट करने वाला हूं कुछ लोगों को। ये लास्ट कंटेंट चल रहा है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपको इन्फिनिटी का यूजेस दिया होगा टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे हम पढ़ने वाले सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन एस ब्लॉक एलिमेंट। भाई ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स क्या क्या है? सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है फॉर्मूला, Na2CO3 10H2O। चलेगा? अगला जो लेक्चर होगा बच्चे, वो अगला मतलब जो कल का लेक्चर होगा वो MCQ होगा इसी चैप्टर का। समझ में आ रहा है? इसी चैप्टर का MCQ होने वाला है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि MCQ करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। चैप्टर तो ऑलरेडी आपको लग रहा है कि सब कुछ आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, तो वो बोलते हैं ना, अंदर से फील नहीं आ पा रहा है कि पता नहीं कितना आ रहा है मुझे, तो MCQ करने के बाद ही पता चलेगा आपको कितना आ रहा है। ये PDF मैं आपको भेज दूंगा फीड में। इसी नून ऐप के ऊपर एक फीड प्रोसेस होता है, फीड एक जगह है जहां आप जाके MCQ डाउनलोड, अपना ये जो PDF होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये 7 बजे आज वर्कशॉप है जहाँ पे मैं बात करूंगा रिएक्शन और न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ी सी। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, उसको पॉजिटिव सोडा बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला NaOH होता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है स्लैग लाइम के नाम से जाना जाता है, CaCO2। ये बच्चे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। इसके अलावा एक चीज और सुन लो जरा, एक प्रोसेस होता है सॉल्वे प्रोसेस। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मैंने देखा है MCQ में, और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है फंसते हुए। लोग समझ नहीं पाते सर सॉल्वे प्रोसेस क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो सॉल्वे प्रोसेस के ऊपर बनता है कि सॉल्वे प्रोसेस किसके लिए यूज किया गया है, वो पहले सोचो। आप समझ रहे हैं? मतलब कि किसको बनाने के लिए यूज करते हैं सॉल्वे प्रोसेस। किसी को पता है सॉल्वे प्रोसेस का नाम सुना है किसी ने? तो आपको मैं बता दूं कि सोडियम कार्बोनेट, मैं क्यों बता रहा हूँ सॉल्वे प्रोसेस अभी से, क्योंकि बच्चे सोडियम कार्बोनेट आया ना, यहाँ पे देखो आया ना सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए हम सॉल्वे प्रोसेस यूज करते हैं। अब कोई बोलेगा सर ये प्रोसेस का इतना खास बात क्या है? तो खास बात ये है कि इसमें ना कोई भी बाय प्रोडक्ट बेकार नहीं जाता है। सबके सब बाय प्रोडक्ट हम क्या करते हैं बच्चे, यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं, स्टार्टिंग हम करते हैं अमोनिया से। किससे करते हैं? अमोनिया से। और उसमें हम मिलाते हैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? जैसे मैं ये मिलाऊंगा वैसे ही इसका एक H इसके पास जाएगा और इसको बना देगा अमोनियम। क्या बना देगा? अमोनियम। और ये जो O है बच्चे, ये इसके पास चला जाएगा, इसको बना देगा कार्बोनेट। अब इसको बैलेंस कर दो, कार्बोनेट 2- है, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 लगा देंगे। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट। बोलो पहला रिएक्शन समझ में आया? अब आगे क्या करेंगे, इस अमोनियम कार्बोनेट को अंदर में वापस से क्या करूंगा बच्चे, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिला दूंगा। वापस से क्या करूंगा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने वापस से मिला दिया। तब आप देखेंगे कि इसका जो अमाउंट है वो बढ़ गया। देखो H यहाँ पे 2 हो गया, C यहाँ पे 1 था, एक यहाँ पे 2 हो गया। तो आप बोलेंगे कि सर NH4 फिर एक H ले लो और CO3 ले लो, मतलब ऐसा कंपाउंड मिलेगा 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि NH3 भी 2 टाइम्स हो गया। देखो कार्बन भी 2 बार हो गया, H भी 2 बार है, तो क्यों ना मैं 2 कॉमन ले लूं और इसका नाम बन जाएगा अमोनियम बाय कार्बोनेट। क्या बन जाएगा बच्चे? अमोनियम बाय कार्बोनेट। यहां तक समझ में आ गया?
चलेगा? नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, जो लोग बोल रहे कि एक एच कहाँ गया, अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, यहाँ देखो जरा, ये जब यहाँ जाएगा ये तो क्या बन गया, NH4 बन गया ना। अरे इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई तो किया ना, देखो ना जरा ना, 4 2 जा 8, और यहाँ पे देखो 3। मैं बैलेंस करूँ जरा, थोड़ा साइड में लेके एक जरा अगले पेज में जरा बैलेंस करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोले कि सर रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है आपका। मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए लोग बेहोश हुए। एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हैं ना बच्चे आप लोग, इसलिए मैं बैलेंस नहीं कर रहा था। चलो अब पूरा करता हूँ चाहिए तो। ये देखो इसका एक एच इसके पास गया, क्या बन जाएगा, NH4 बन गया, और ये वाला O इसके पास गया तो क्या बन गया, CO3 बन गया। बट ये 2 माइनस 2 लगा दो, यहाँ पर भी तो 2 लगाना पड़ेगा बच्चे। 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8, बोलो 4 2 जा 8। अब आया बैलेंस, अब हुआ कि नहीं बैलेंस, बोलो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ बच्चे, हो गया बैलेंस, वेरी गुड। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगले स्टेप में इसी चीज को क्या करेंगे, वापस से H2O और CO2 को ऐड कर दो, बोलो समझ में आया। तब इस पूरे को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ना, तो आंसर बन जाएगा NaHCO3 2 टाइम्स, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो आगे जरा देखो, जैसे ही मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, जैसे ही मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, वैसे ही इसको अगर मैं मिला दूंगा किसके साथ में बच्चे, NaCl के साथ में, तो ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान देना जरा, मजेदार आने वाला है। ये CO3 की जगह पे Cl आ जाएगा। अब समझना, मतलब एक रिप्लेसमेंट सॉरी मैं उल्टा कर रहा हूँ। अच्छा मैंने एक मिनट, मैंने दोनों सेम सेम लिख दिया, NH4 आएगा। अब सही है, तो ये NH4 और ये Cl पास में आ जाएंगे, आंसर बन जाएगा NH4Cl। अब बोलो ये Na के साथ में पूरा आ जाएगा, बोलो क्या मिल गया, NaHCO3। बोलो समझ में आया। सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर मैं इस बाइकार्बोनेट को क्या करूं, मैं स्ट्रांगली हीट कर दूं, तो बच्चे इसमें से पानी बाहर निकलता है, 2 से मल्टीप्लाई करो और आंसर बन जाएगा Na2CO3 H2O CO2। बोलो ये कंपाउंड मिला कि नहीं मिला, सॉल्वे प्रोसेस बोलो समझ में आया, सॉल्वे प्रोसेस बोलो समझ में आया। अभी कैसे हुआ, सॉल्वे में आप बोलेंगे सर कुछ बेकार रह जा रहा है, क्यों, क्योंकि देखो हमको CO2 चाहिए, तो ये CO2 यूज हो जाएगा, ये पानी यूज हो जाएगा, और क्या बचा, ये NH4Cl को मैं आगे यूज कर लूंगा किसके साथ में, CaOH ट्वाइस के साथ में, CaOH ट्वाइस के साथ में क्या करूंगा, मैं यूज कर लूंगा। तो ऐसे करके मैं उसको भी क्या करूंगा, वापस से ले लूंगा। ठीक है, ये सारे प्रोसेस होते हैं जो आपको यहाँ पे सीखना था। सॉल्व प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, किसी ने पूछा तो क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा। तो इस तरह से आज का जो चैप्टर है बच्चे वो खत्म हुआ। यूजेज है जो आप एक बार रीड कर लेना टेक्स्ट बुक में, नो डाउट, क्योंकि यूजेज का कुछ स्पेसिफिक यूजेज अगर मैं बोलूंगा तो वो भी कम रहेगा। वो टेक्स्ट बुक में आपको जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसका जो PDF है, जो मेरा PDF वो मैं अभी लोड कर दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। कल का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल बच्चे MCQ होने वाला है। चलेगा, तो MCQ होने वाला है, तो कॉमन सी बात है MCQ का कंसेप्ट जो है, MCQ का जो कंसेप्ट है बच्चे वो तभी क्लियर होगा जब आप MCQ सॉल्व करेंगे, बैठेंगे मेरे साथ। चलेगा, तो जरा देखते हैं कि लाइन पे कौन कौन है। एक्चुअली बच्चे पता नहीं क्यों आज ना अनम्यूट करने जा रहा हूँ तो कुछ तो हैंग हो जा रहा है सिस्टम, वो मेरे को समझ में नहीं क्या सीन है, सिस्टम क्यों हैंग हो रहा है पता नहीं। एक मिनट, अच्छा हाँ दिखा। अच्छा सिस्टम एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हो गया बच्चे, इंटरफेस जो है कि नून का हल्का सा मुझे लग रहा है चेंज कर दिया है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलो देखते हैं। यहाँ पे जो एक फाइनली मैं एक बोलते हैं ना कॉल ले लेता हूँ देखने के लिए कि कितने आप अच्छे से कर रहे हो। यश बच्चे, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है, यश? हाँ सर। यश क्या आप मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। एक मिनट यश, एक मिनट, मैं भी अपना माइक ऑन कर लेता हूँ। अब जरा चेक करो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। बहुत अच्छे बच्चे, आपको आवाज, मेरी आवाज आ रही है और आपकी आवाज मुझे भी आ रही है बहुत अच्छे से। बच्चे यश, आपको जो मैंने सिखाया वो देखो, ये चैप्टर का पूरा थियरी चैप्टर है। मैंने सिखाया है 30%, मतलब मैंने नहीं थियरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ट्राई किया देने का। अब आप एक बार टेक्स्ट बुक रीड करना, आपको रफली समझ में आया क्या मैंने कराया इस चैप्टर में? हाँ सर। वेरी गुड। कहाँ से बोल रहे हैं बच्चे यश? चाकन। कहाँ से? चाकन पुणे। पुणे से बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। और कोई डाउट है आपको, ऐसा लग रहा है कोई डाउट है जो नहीं मुझे सर। नहीं? ठीक है, अच्छे से हार्डवर्क करो। कल बच्चे होने वाला है MCQ सेशन, कल MCQ सेशन होने वाला है जो कल इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब इस चैप्टर का MCQ करेंगे ना तो पता चलता है कि अच्छा जो सर ने बताया था वो कैसे यूटिलाइज हो रहा है।
बाकी थियरी चैप्टर में यही तकलीफ होती है, आपको लगता है कि थियरी है तो क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े, जैसे रिएक्शन में समझ में आता है क्या करना है, ठीक है, कि रिएक्शन आएगा, बट थियरी में कैसा होता है कि आपको थियरी रीड करना होता है, बार बार रीड करना होता है, इसमें से कोई लाइन आ गई टेक्स्ट बुक में से तो क्या करोगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चे यश जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और कौन है लाइन पे, देख लेते हैं जरा लाइन पे कितने लोग हैं। लाइन पे तो बहुत से लोग दिख रहे हैं, बट अगर कोई जेन्युइन डाउट है मैं जरा देख लेता हूँ। सोहम, सोहम क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे? सोहम जरा कंफर्म कर दीजिए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सोहम, चलो ठीक है बच्चे, आवाज अभी नहीं आ रही लग रहा है। तो 7 o'clock को मेरा सेशन है जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है केमिस्ट्री में, किस तरह से रिएक्शन करें हम, किस तरह से हम अच्छे मार्क्स स्कोर करें केमिस्ट्री में, स्पेशली रिएक्शन और न्यूमेरिकल्स में, तो वो कंटेंट मैं आपको सिखाऊंगा। 7 o'clock को जुड़ना मेरे साथ में, वर्कशॉप है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले कंटेंट के साथ में, तब तक आप बहुत सारे स्टडी कीजिए। थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच।